नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल फरवरी 2025 इस माह का जो ये सब्सक्रिप्शन है ये मैं आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें दिसंबर 2024 का जो है करंट अफेयर दिया गया है। इस मैगजीन में इसी प्रकार एक महीना पीछे का जो है समसामयिक मुद्दों का बहुत अच्छे से छोटे छोटे टॉपिक्स को जो है बना करके संकलित किया जाता है। इसके कई वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। उसी क्रम में आज मैं आपके समक्ष जो सार्वजनिक नीति का मुद्दा है, जो आम जनता से जुड़े हुए जितने मुद्दे देश में फैसले लिए गए दिसंबर माह में, चाहे वो कोर्ट द्वारा कहे गए हों या सरकार द्वारा जो है लागू किए गए हों, उन सभी को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ये जो सार्वजनिक नीति का जो पूरा मैटर है ये इस बार की मैगजीन में काफी बड़ा है और उसको अगर एक वीडियो में प्रस्तुत करूंगा तो ना तो आप पूरा देखेंगे और मेरे लिए भी उसे इतने बड़े वीडियो को बनाना आसान नहीं होगा। इसलिए सार्वजनिक नीति से जुड़े हुए मुद्दों को मैं दो पार्ट में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उसी में जो पहला पार्ट है वो मैं आज आपके समक्ष लेकर के आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी प्रकार के कई परीक्षा उपयोगी कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये पहला जो मुद्दा है वो है भारतीय वायुयान अधिनियम। इसमें जो है 11 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 को मंजूरी जो है प्रदान की गई। इसके प्रावधान 1 जनवरी 2025 से लागू भी हो गए हैं। इसे जो है राज्यसभा द्वारा 5 दिसंबर 2024 को और लोकसभा द्वारा 9 अगस्त 2024 को जो है पारित किया गया था। यह एक सुधार रूपी विधायक है। पहले से इस पर हमारे पास अधिनियम है लेकिन उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, इसलिए इस अधिनियम को जो है पारित किया गया है। इसमें जो समकालीन आवश्यकताएं हैं इस समय जो वायुयान जो परिचालन से संबंधित और जो वैश्विक मानक हैं उनको जो है लागू करने के लिए जो विमान अधिनियम 1934 है उसको जो है दोबारा उसमें सुधार किया गया है, जिससे जो विमानन का क्षेत्र है उसमें जो है आधुनिकीकरण किया जा सके। इसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं वही पहला बदलाव यह है कि रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर प्रतिबंधित प्रमाण पत्र और लाइसेंस परीक्षण प्रक्रिया जो अब तक विमान रखरखाव इंजीनियर, फ्लाइट डिस्पैचर और पायलट सहित विमान कर्मियों के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित की जाती थी, उसको जो है नागरिक विमानन महानिदेशालय में जो है स्थानांतरित कर दिया गया है। अर्थात इस प्रकार के जितने भी सर्टिफिकेट और लाइसेंस विमान चलाने के लिए उसके रखरखाव के लिए जो अभी तक दूरसंचार विभाग जारी करता था उसको अब नागरिक विमानन महानिदेशालय जारी करेगा। इसका लाभ क्या होगा? भाई कर तो दिया गया। इसका लाभ यह होगा कि एकल खिड़की जो ये प्रदान की जाएगी, इससे जो विमानन से जुड़े हुए कर्मी जिनको इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती थी अपनी नौकरी को जारी रखने के लिए, वो सभी प्रमाण पत्र एक ही जगह से प्राप्त करेंगे और उनकी दौड़ भाग और हैरेसमेंट में जो है नियंत्रण लगेगा। ये जो भारतीय वायुयान अधिनियम है इसका उद्देश्य है अधिक कुशल और सुरक्षित हवाई परिचालन सुनिश्चित करना, जिससे बेहतर गुणवत्ता वाली जो है सेवा प्रदान करके उपभोक्ता संरक्षण का वातावरण जो है तैयार किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो यात्रियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक कुशल ऑनलाइन तंत्र भी बनेगा, जिससे कि यात्री उस पर जो है अपनी शिकायतें, अपनी समस्याओं को अपलोड कर सके और उसका जो है टाइमली जो है उसका निस्तारण हो सके। यह अधिनियम हवाई यातायात प्रबंधन, ड्रोन जैसे जो उड़ाने वाले जो उस पर जो नए नए कानून जो है बनाने का जो है शक्तियां प्रदान करता है। इसमें जो ये विनियमों को आसान बनाया जाएगा, निवेश के लिए एक वातावरण तैयार होगा और वैश्विक मानकों के अनुरूप जो है नियामक ढांचा प्रदान किया जा सकेगा। यह कानून मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देगा और शिकागो कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के साथ संरेखित करेगा। अर्थात जो इंटरनेशनल जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं उनके अनुसार जो है पूरे जो हवाई अड्डा जो हवाई परिचालन है उसको जो है हम उस प्रकार मेंटेन कर पाएंगे। ये जो नया अधिनियम बनेगा इससे ये लाभ होगा।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा का मसौदा। केंद्र सरकार ने हाल ही में कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा का मसौदा जो है अर्थात ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसको जारी किया। इसका उद्देश्य क्या है? एक प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी कृषि विपणन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जहां किसान विविध बाजारों तक आसानी से पहुंच सके और बेहतर जो है मूल्य प्राप्त कर सके अपनी फसलों का। यह जो मसौदा है यह कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव फैज अहमद किदवई की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा तैयार किया गया था। कल पूछा जाता है कि सचिव फैज अहमद किदवई की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, क्यों की गई थी? तो कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा का मसौदा ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। यह संविधान की अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जो 7वीं अनुसूची की जो सूची सेकंड है वो ये जो कृषि विपणन का जो है एक राज्य का विषय है, अर्थात इस पर राज्य भी कानून बना सकता है। इस मसौदे के प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो इसका जो प्रमुख बिंदु है वो कृषि विपणन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य कृषि विपणन मंत्रियों की एक सशक्त कृषि विपणन सुधार समिति का गठन किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि एक सशक्त कृषि विपणन सुधार समिति बनाई जाएगी जिसके जो सदस्य होंगे वो विभिन्न राज्यों के जो कृषि मंत्री हैं, कृषि विपणन मंत्री हैं, वो लोग इसमें शामिल होंगे। इसकी मदद से एकल लाइसेंसिंग पंजीकरण प्रणाली, एकल शुल्क के माध्यम से कृषि उपज के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक आम सहमति बनाई जा सकेगी। ये जो समिति हमने बताया सशक्त कृषि विपणन सुधार समिति, इसकी संरचना क्या होगी? तो इसकी संरचना जो समिति की अध्यक्ष कोई एक जो जितने भी राज्य के मंत्री होंगे उनमें से कोई एक अध्यक्ष हो जाएगा जो बारी बारी से अध्यक्षता करेंगे साल दर साल, और शेष जो होंगे वो इसके सदस्य हो जाएंगे। समिति का कार्य क्या होगा? ये किसानों के लाभ के लिए कृषि विपणन, एक समान बाजार शुल्क, ऐसे जो कई मुद्दे हैं एक कानून लाने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है और किसानों को व्यापार करने में आसानी होगी और बाधा मुक्त कृषि व्यापार संभव होगा। तो ये इसके लाभ होंगे जो ये मसौदा तैयार किया है, अगर ये लागू हो पाया तो। इसमें जो और लाभ हैं वो ये है मूल्य श्रृंखला केंद्रित बुनियादी ढांचा। मसौदे के अनुसार निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ साथ एआई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों का प्रयोग करके जो है जो डिजिटल ढांचा है उसको मजबूत किया जा सकेगा कृषि के क्षेत्र में। कृषि व्यापार में आसानी, मंडी प्रक्रियाओं को डिजिटल स्वचालन, व्यापारियों, निजी मंडी संचालकों को लाइसेंस पंजीकरण, ये डिजिटल जारीकरण द्वारा कृषि व्यापार को आसान बनाया जाएगा। मूल्य बीमा योजना, किसानों को बुआई के समय ही सुनिश्चित आय उपलब्ध कराने के लिए मूल्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि किसानों की बेहतरी के लिए एक ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इसको लागू किया गया तो किसान अपनी उपज को बेहतर दाम उसका पा सकेगा और उसको बुआई के समय भी उसको बीमा मिल सकेगा। यही सब इसमें लाभ बताए गए हैं। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है हमारा सार्वजनिक नीति के मुद्दों पे, वो है बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024। 3 दिसंबर 2024 को लोकसभा द्वारा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया गया। यह विधेयक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, एसबीआई अधिनियम 1955, इन सभी जो अधिनियम में जो है संशोधन कर देगा। इसका उद्देश्य क्या है? बैंकों को सुरक्षित, स्थिर और स्वस्थ रखना। जो भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है उसको मजबूत बनाना और उसको सुरक्षित रखना। ग्राहकों के लिए बैंकिंग को आसान करना, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार, निवेशक सुरक्षा को बढ़ाना और परिवारों के लिए धन वितरण सरल होगा। ये सब इसके उद्देश्य हैं। इस विधेयक के जो प्रमुख प्रावधान है जो संशोधन के बाद लागू होंगे उनकी बात करें तो अभी तक क्या होता था कि जो खाता धारक है वो अपने खाते में केवल एक नॉमिनी को निर्धारित कर पाता था, अर्थात एक खाता धारक हो गया और उसका एक नॉमिनी हो गया, अर्थात उसके न रहने पर जो खाते की धनराशि है वो इस नॉमिनी को मिल जाएगी। अभी तक ये प्रावधान था। अगर आप नहीं जानते हैं तो हो सकता है आप में अभी खाते में अपने कोई नॉमिनी न रखा हो, लेकिन ये प्रावधान खातों में होता है।
अब जो है इसमें दो प्रकार से चेंज लाया गया है। एक तो ये लाया गया है कि अब खाता धारक अपने खाते में 4 नॉमिनी जो है मेंशन कर सकते हैं और इन चारों नॉमिनी में को डिवाइड कर सकते हैं कि प्रत्येक नॉमिनी को कितने % जो है न रहने पर मिलेगा। इस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितनी धनराशि देनी है। तो एक तो ये लाभ हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ कि अगर आप नहीं भी इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं, ये हो गया अकाउंट होल्डर और ये हो गया फर्स्ट नॉमिनी, ये हो गया सेकंड नॉमिनी, ये हो गया थर्ड नॉमिनी, ये हो गया फोर्थ नॉमिनी, N1 N2 N3 N4। अगर किसी परिस्थिति में अकाउंट होल्डर नहीं रहता है, मृत हो जाता है, जीवित नहीं रहता है, तो इसका पैसा 1 नंबर के नॉमिनी को मिलेगा। अगर इसकी भी मृत्यु पहले हो चुकी है तो ये 2 को मिलेगा, ये भी नहीं रहता तो 3 को मिलेगा और वो भी नहीं रहता तो 4 को मिलेगा। तो नॉमिनी का को क्रम में भी निर्धारित किया जा सकता है और नॉमिनीज का जो है परसेंटेज भी एलोकेट किया जा सकता है। ये इसका सबसे पहला लाभ है, 4 लोगों को अब नॉमिनी बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सहकारी बैंकों में निदेशकों का जो कार्यकाल था वो पहले 8 वर्ष था, अब उसको बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त रिपोर्टिंग तिथियों में बदलाव लाया गया है। बैंकों के लिए विनियामक अनुपालन के लिए जो रिपोर्टिंग तिथियां थी वो दूसरे और चौथे शुक्रवार के स्थान पर प्रत्येक माह की 15वीं और अंतिम तिथि को निर्धारित किया गया है। नामांकन की सुविधा मैं आपको बता ही चुका हूं कि इस संशोधन से क्या लाभ होगा। जो बहुत सारा पैसा जो है बैंकों में फंसा रह जाता है ग्राहकों की मृत्यु होने की स्थिति में, उससे जो है छुटकारा मिलेगा। अगला जो टॉपिक है हमारा सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में, वो है तेल क्षेत्र विनियमन विकास संशोधन विधेयक। 3 दिसंबर 2024 को राज्यसभा द्वारा तेल क्षेत्र विनियमन विकास संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि अभी तक जितना भी जो हमारा तेल क्षेत्र है, पेट्रोलियम क्षेत्र, वो जो है माइनिंग के जो नियम है वो लागू किए जाते थे। माना जाता है कि जमीन से नीचे जो तेल फ्यूल निकाला जाता था, कच्चा तेल, उस पर खनन के नियम लागू होते थे। लेकिन अब जो है वो उन सभी चीजों को बदल दिया जाएगा। खनिज तेलों की जो अभिव्यक्ति का दायरा है उसको व्यापक बनाया जाएगा। पेट्रोलियम पट्टे की अवधारणा को अलग से प्रस्तुत किया जाएगा। इसके जो प्रमुख प्रावधान है उसमें खनिज तेल की जो परिभाषा है उसमें विस्तार किया गया है। क्या विस्तार किया गया है? जो खनिज तेल है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कोई भी हाइड्रोकार्बन, उसको खनिज तेल कहेंगे। इसके अलावा कोल बेड मीथेन, अर्थात जो कोयले के भंडार हैं उनमें जो मीथेन गैस पाई जाती है, जो वो भी ज्वलनशील होती है, उसको भी उपयोग किया जाता है, उसको भी हम खनिज तेल मानेंगे। इसके अलावा शेल गैस, ये सब चीजें जो हैं हमारी जो है खनिज तेल में शामिल की जाएंगी। इसमें जो कोयला, लिग्नाइट या हीलियम, इन चीजों को खनिज तेल नहीं माना जाएगा। ये पेट्रोलियम लीज क्या है? खनिज तेलों की खोज, अन्वेषण, विकास, उत्पादन, व्यापार, ले जाने, ट्रांसपोर्टेशन करने, निपटाने, इन सभी चीजों को पेट्रोल लीज में शामिल किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार की नियम बनाने की जो शक्ति इसको मिली है, इसमें पट्टा, संरक्षण, रॉयल्टी, इन सभी चीजों पर जो केंद्र सरकार को जो नियम बनाने का अधिकार था वो वैसे का वैसे ही सुरक्षित रखा गया है। दंड का निर्णय, इस विधेयक में जो दंड के प्रावधान करके जो है अधिनियम के प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है। अर्थात जो न्याय निर्णय प्राधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 में निर्दिष्ट अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष किया जाएगा। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न देखते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस बोर्ड नियामक जो बोर्ड है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय का मतलब है लीगल बॉडी। और पेट्रोलियम एंड गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इसका जो कार्य है वो गैस के लिए एक प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करना है।
ये भी बिल्कुल सही है। और इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण में किया जाता है। ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये सही है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है बॉयलर्स विधेयक 2024। 4 दिसंबर 2024 को राज्यसभा द्वारा बॉयलर्स विधेयक 2024 पारित किया गया। ये बॉयलर क्या होता है? ये एक प्रकार का पात्र होता है जो इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इसमें बहुत जबरदस्त दबाव में भाप उत्पन्न की जाती है। औद्योगिक बॉयलर ऐसे विशेष उपकरण होते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं के विनिर्माण के लिए गर्म जल या भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बॉयलर आप समझ सकते हैं कोई चीज जिसमें बॉयल होती है और कुछ नहीं बॉयल होता, केवल पानी बॉयल किया जाता है। और कोई ऐसी इंडस्ट्री जहां पर किसी चीज के मैन्युफैक्चरिंग में गर्म जल की जरूरत होती है या बहुत तेज प्रेशर में भाप की जरूरत होती है, वहां पर ये बॉयलर की यूनिट जो है लगाई जाती है। ये अत्यंत खतरे वाला जो है इंस्ट्रूमेंट होता है। जो बॉयलर को जो है संविधान की समवर्ती सूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जिसका अर्थ है संसद और राज्य की विधानसभा दोनों इस पर कानून बना सकती हैं। जो बॉयलर अधिनियम 1923 स्टीम बॉयलरों के सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए उसके निर्माण, स्थापना, संचालन, परिवहन और मरम्मत के को जो है नियंत्रित करता है। इसमें स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षण को शामिल करने के लिए बॉयलर अधिनियम 1923 में 2007 में संशोधन किया गया था, लेकिन इसमें अब कुछ और संशोधनों की आवश्यकता समझ में आ रही थी, इसलिए यह नया संशोधन लाया गया है। यह विधेयक जो है बॉयलर अधिनियम 1923 को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसमें जो विधेयक है ये भाप बॉयलरों में विस्फोट के खतरों से लोगों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षित करेगा। मैंने आपको बताया कि ये जो बॉयलर एक ऐसा लोहे का बना हुआ एक बॉडी होती है जिसमें पानी बहुत तेज गर्म किया जाता है और भाप को काफी प्रेशर में इकट्ठा किया जाता है। जब ये सीमा बहुत ज्यादा हो जाती है, बॉयलर की अपनी क्षमता होती है, और जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो साल 2-4 साल में देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडस्ट्री में बॉयलर फटने की घटना जरूर होती है और उस बॉयलर के आसपास जितने भी कर्मी काम कर रहे होते हैं वो अधिकांशतः उस घटना में अवश्य ही मृत्यु हो जाती है उनकी। तो इस ऐसे ही कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये अधिनियम लाया गया है। इसमें विधेयक बॉयलरों के निर्माण, स्थापना, संचालन, परिवर्तन, मरम्मत को नियंत्रित करेगा और संचालन के पूर्व पंजीकरण आवश्यक होगा और हर साल उसका नवीनीकरण भी कराना पड़ेगा, जिससे कि फिजिकली वेरीफाई हो सकेगा कि सभी नियमों का पालन किया जा रहा है कि नहीं। बॉयलरों के निरीक्षण के लिए जो है केंद्रीय बॉयलर बोर्ड जो है नियम बना सकता है और राज्य सरकारें भी जो है निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती हैं। इसमें दंड संबंधी प्रावधान भी डाले गए हैं। बॉयलर और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 7 अपराधों में से 4 प्रमुख अपराधों में परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति को नुकसान हो गया है, उसके लिए आपराधिक दंड को बरकरार रखा गया है। बाकी जो गैर आपराधिक अपराध हैं उनके लिए जुर्माने को पेनाल्टी में परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये सभी जो है ये जो बॉयलर जो यूनिट होती है वहां पर जो काम करते हैं वर्कर्स, उनकी सुरक्षा के लिए और उसके निरीक्षण के लिए, इन सभी चीजों को नियंत्रित करने के लिए ये संशोधन लाया गया है। तो चलिए मित्रों, जो सार्वजनिक नीति वाला सेक्शन था इसमें इसका जो पहला पार्ट है वो मैं यही समाप्त करते हैं। कल मैं इसका दूसरा पार्ट भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए मित्रों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।